ईरान हमारे सामने बिखर रहा है और शासन के अधिकारी भी इसे जानते हैं। दशकों तक इस्लामिक रिपब्लिक ने कहा था कि वह कभी मदद नहीं मांगेगा। शासन ने आत्मनिर्भरता, प्रतिरोध अर्थव्यवस्था और इस गर्व के साथ पहचान बनाई थी कि जरूरत पड़ने पर ईरान दुनिया के खिलाफ भी अकेला खड़ा रहेगा। इसी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ने सारी पाबंदियों के बावजूद और अपनी ही जनता के शासन से नफरत करने के बावजूद सत्ता बनाए रखी। अब ये युद्ध और अमेरिका की नाकाबंदी इन सब चीजों को बदल रही है। कल ईरान के विदेश मंत्री रूस में पुतिन से मदद मांगने गए थे, जबकि पुतिन अपनी ही रिफाइनरियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ईरान रूस से मदद चाहता है ताकि वो बच सके। इससे पहले कि हम रूस ईरान बैठक की बात करें, मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह क्या कहा। ईरान ने बताया है कि वे पतन की हालत में हैं। वे चाहते हैं कि हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जितनी जल्दी हो सके खोल दें, क्योंकि वे अपनी नेतृत्व स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वे इसमें सफल हो जाएंगे। ट्रंप जिस पतन की बात कर रहे हैं वो शायद ईरान की आर्थिक स्थिति और अमेरिका की नाकाबंदी से जुड़ा है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है। अब 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से ईरान सामान्य तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहा है। न तो कोई निर्यात बाहर जा रहा है और न ही कोई आयात अंदर आ रहा है। नए सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि ईरानी बंदरगाह अब काफी भीड़ भाड़ वाले हैं, क्योंकि जहाज ईरानी जल क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे। ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी है, जिससे जहाज ईरानी बंदरगाहों से माल लादकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते। इसी वजह से ओमान की खाड़ी, खासकर ईरानी जल क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ हो गई है। ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए यह नाकाबंदी दोहरी मार है, यानी उन पर दोनों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। पहली बात, उनके पास कोई आमदनी नहीं आ रही है, क्योंकि वे निर्यात पर निर्भर थे और अब निर्यात बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, उनके पास कोई आयात भी नहीं आ रहा है। ईरान का बहुत सारा खाना दूसरे देशों से आने वाले आयात पर निर्भर था और अब वह नहीं आ रहा है, और इसी वजह से अर्थव्यवस्था दोनों तरफ से दबाव में आ रही है। ईरानी अधिकारी डरे हुए हैं। नई रिपोर्ट के अनुसार वे संभावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर चिंतित हैं। कल ही ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को दूर करने के लिए बैठक की, जो जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शन के दोहराव की आशंका से जुड़ी थी। ये बैठक आंतरिक आकलन और खुफिया रिपोर्टों में आने वाले दिनों में संभावित अशांति की चेतावनी के बाद बुलाई गई थी। प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार ईरान के अधिकारियों का मानना है कि बढ़ती आर्थिक कठिनाइयां, जैसे बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, पेट्रोकेमिकल और स्टील उद्योगों को हुआ नुकसान, फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू होने का मुख्य कारण बन सकते हैं। अनुमानों के अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था 6 से 8 हफ्ते से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं झेल सकती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह अनुमान ईरानी दृष्टिकोण से है, इसलिए थोड़ा अधिक आशावादी होगा। ये ईरान की आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है, ना कि उन पुरानी कहानियों की जिनके बारे में हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे। मेरे पास ईरानी तेल भंडारण और खत्म होने के नए आंकड़े हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट पूरी कर ले। जैसा कि आप में से कुछ लोग याद कर सकते हैं, अमेरिकी नाकाबंदी 13 अप्रैल को शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि अब इसे 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था के इस तरह के बंद को ज्यादा समय तक नहीं झेल सकता, पर यह अकेली वजह नहीं है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इस बैठक में एक बड़ी चिंता ईरान में लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद होने की थी। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, यानी जो लोग शासन के लिए काम करते हैं, उनके मुताबिक इंटरनेट बंद होने से लगभग 20% कार्यबल, खासकर वे लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, वे लगभग बेरोजगार हो गए हैं। वे कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इंटरनेट बंदी से हुई बेरोजगारी के कारण निजी क्षेत्रों में 20 लाख लोग और अपनी नौकरियां खो सकते हैं। अब उन सभी के लिए एक याद दिलाने वाली बात जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ईरान का इंटरनेट अब 2 महीने से भी ज्यादा समय से बंद है। हम 60 दिनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 99.9% ईरानी लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते या बाकी दुनिया से जुड़ नहीं सकते। ये 90 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। सिर्फ यही बात आपको सब कुछ बता देती है कि ईरानी अधिकारी असल में किससे डरते हैं। शासन नहीं चाहता
कि ईरानी जनता दुनिया या आपस में जुड़े, क्योंकि उन्हें डर है कि विरोध फिर से शुरू होगा और वे जनवरी जैसी स्थिति नहीं झेल सकते। शासन सत्ता खोने से बस कुछ ही दिन दूर था और यही वजह है कि वे अपनी अर्थव्यवस्था की भी कुर्बानी देने को तैयार है। वे सत्ता बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। अब ईरान में हुई बैठक पर लौटते हैं। वहां की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जनता के विरोध प्रदर्शन होना तय है और वे जल्द फिर शुरू होंगे। एकमात्र अनिश्चितता यह है कि वे कब फिर से शुरू होंगे, जो उन्हें परेशान करती है। यह कल या कुछ महीनों बाद भी हो सकता है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसी वजह से शासन के अधिकारी घबराए हुए हैं और वे किसी भी तरह का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। कल हमने चर्चा की थी कि ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव भेजा कि अगर अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाए तो वे हॉर्मुजस जलडमरू मध्य खोल देंगे। अमेरिका के नजरिए से इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये युद्ध ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण शुरू हुआ था और जब तक ईरान इस मुद्दे को नहीं सुलझाता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह ईरान को मुश्किल में रहते हुए कोई राहत दे। अब ईरान को यह बात समझ आ गई है। इसी वजह से प्रस्ताव अमेरिका भेजते ही ईरान के विदेश मंत्री मदद की भीख मांगने पुतिन के पास रूस चले गए। रूस में उन्होंने क्या किया बताने से पहले कृपया नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दे। रूस का जिक्र करते ही कुछ रूसी बॉट्स वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं और इसका मतलब है कि आपका समर्थन सच में हमें इसका मुकाबला करने और एल्गोरिदम में हमारी मदद करने में सहायक हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। अब चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। आप वह फुटेज देख सकते हैं जो रूसी सरकारी मीडिया ने जारी किया जब ईरानी विदेश मंत्री पुतिन से मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। अब हमारे पास फुटेज है जिसमें वे दोनों मिलते और बात करते दिख रहे हैं, इससे पहले कि उन्होंने 2 घंटे की बंद बैठक की। अब सबसे मजेदार हिस्सा असल में बैठक से पहले हुआ, क्योंकि तेहरान ने इस बैठक में जाते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि ईरानी राजनयिक रूस से भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें यह क्यों कहना पड़ा, लेकिन मेरी राय में जब बैठक की शुरुआत यह कहकर करनी पड़े कि हम भीख मांगने नहीं आए हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। हम आपसे समन्वय करने आए हैं क्योंकि आप साझेदार हैं, लेकिन ईरान मानता है कि रूस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के वक्त ईरान ने रूस की खूब मदद की थी। उन्होंने रूस को शाहेद ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें दी और ईरानी इंजीनियर रूस भेजे ताकि रूस में ही शाहेद ड्रोन की फैक्ट्रियां बन सके। दुर्भाग्यवश रूस जरूरत के समय ईरान का कर्ज नहीं चुका पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रूस उसकी मदद नहीं कर रहा है। वे निश्चित रूप से मदद कर रहे हैं। हमने बताया था कि युद्ध के दौरान संघर्ष विराम से पहले रूसी सैटेलाइट्स अमेरिकी ठिकानों के ऊपर से गुजरते थे और यह सब कुछ ही दिनों बाद हुआ। ईरान उस अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है या यहाँ तक कि किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग को भी, जहाँ रूसी सैटेलाइट्स मूल रूप से ईरान को निर्देशांक दे रहे हैं ताकि ईरान उन्हें अपने ड्रोन में प्रोग्राम कर सके। और फिर एक हमला होता है जो काफ़ी बड़ा नुकसान करता है, आप जानते हैं। तो रूस जितना हो सकता था उतना ईरान की मदद कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, पुतिन यूक्रेन में व्यस्त है, इसलिए वो ईरान की जरूरी मदद नहीं कर पाए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस 2 घंटे की बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठक से क्या निकलता है, क्योंकि हमें चर्चा की जानकारी नहीं है। दिलचस्प यह था कि रूसी सुरक्षा सेवा प्रमुख भी इस बैठक में थे। ये कुछ ऐसा है जो हमने पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान देखा था, जब एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल रूस गया था ताकि मूल रूप से युद्ध पर चर्चा की जा सके। ऐसी बहुत सी बातें चर्चा की जाती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये सब बंद दरवाजों के पीछे होता है। लेकिन यह तथ्य कि सुरक्षा प्रमुख इस बैठक का हिस्सा थे, क्या इसका मतलब है कि ईरान ने इस बारे में बात की कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो वे क्या करेंगे? लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं बस अनुमान ही लगा रहा हूं। हमें ठीक नहीं पता, लेकिन अगर भविष्य में कुछ होता है तो हमें पता चल जाएगा। आप जानते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दूं, खासकर रूस, चीन या ईरान जैसे देशों के अधिकारियों की। मैं कोशिश करता हूं कि उनके कामों पर ध्यान दूं। तो अगर रूस भविष्य में ईरान की मदद के लिए कुछ करता है तो हमें ठीक पता चल जाएगा कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई थी। फिलहाल इस बैठक के बाद दोनों पक्षों द्वारा जो बयान जारी किए गए
वे ज्यादा दिलचस्प नहीं थे। इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वास्तव में क्या चर्चा हुई, क्या महत्वपूर्ण था और क्या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह हमें भविष्य में पता चल जाएगा। अब ईरान की एक और समस्या तेल भंडारण है। कल केपलर की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान के पास कितना समय है। केपलर एक वैश्विक रिसर्च फर्म है जो प्रमुख तेल कंपनियों को डेटा देती है, इसलिए उनकी बात महत्वपूर्ण है। उनका अनुमान है कि ईरान के पास इतना भंडारण है कि वह 12 या 22 दिन तक चल सकता है, लेकिन सटीक संख्या नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ईरान अपने पास मौजूद भंडारण के बारे में पारदर्शी नहीं है। लेकिन फिर भी इस युद्ध के शुरू होने से पहले ईरान के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर केपलर का मानना है कि उनके पास शायद ज़्यादा से ज़्यादा 22 दिन हो सकते हैं, जो काफ़ी आशावादी है। उन्होंने एक और दिलचस्प बात साझा की। उनके शोध के अनुसार उन्होंने ओमान की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में किसी भी टैंकर को अमेरिकी नाकाबंदी को सफलतापूर्वक चकमा देते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब है कि ईरान के टैंकर भरे होने के बावजूद ग्राहक तक नहीं पहुंच पा रहे, वे फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में फंसे हैं। याद रखें, मैं साफ करना चाहता हूं कि इस विषय में कई गलत जानकारियां फैल रही हैं। नाकाबंदी सिर्फ उन टैंकरों और जहाज़ों पर है जो ईरानी बंदरगाहों में जा या आ रहे हैं, भले ही जहाज किसी भी देश का हो। और दूसरी बात, नाकाबंदी की रेखा ओमान की खाड़ी के बाहर है। ये ठीक ओमान की खाड़ी और अरब सागर की सीमा पर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बहुत सारी रिपोर्टें देखते हैं जो मूल रूप से कहती हैं, अरे एक ईरानी टैंकर ने अभी अभी होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिका वास्तव में होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी नहीं कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे ईरानी बंदरगाह पर जा सकते हैं, तेल लाद सकते हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर सकते हैं, लेकिन वे ओमान की खाड़ी में फंसकर बाहर नहीं निकल पाते। और दूसरी बात, अगर कोई टैंकर मान लीजिए सऊदी बंदरगाह या इराकी बंदरगाह या किसी और जगह, आप जानते हैं, किसी भी खाड़ी देश में जा रहा है, वो टैंकर अमेरिका द्वारा नहीं रोका जा रहा, वो कहीं भी जा सकता है। अगर कोई टैंकर निकल भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकी नाकाबंदी असफल है। इसकी प्रभावशीलता देखने के लिए सैटेलाइट इमेजेस भी एक तरीका है। खास ध्यान देना चाहिए कि ओमान की खाड़ी में कितने जहाज जमा हैं जो ईरानी बंदरगाहों से तेल लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य पार करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं, इसे देखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर या बड़ी स्क्रीन पर हैं और पॉज कर सकते हैं तो आपको पानी में कुछ सफ़ेद बिंदु दिखाई देंगे। ये ओमान की खाड़ी का पानी है। सफ़ेद बिंदु ओमान की खाड़ी में तैरते टैंकर है। अमेरिकी नौसेना उन्हें चेतावनी देती है कि नाकाबंदी तोड़ने पर अच्छा नहीं होगा। फिर भी कुछ टैंकर कोशिश करते हैं। उन्हें रेडियो पर अमेरिकी नौसेना से संदेश मिलता है और वे लौट जाते हैं। वे ओमान की खाड़ी में तब तक रुके रहते हैं जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं हो जाती, जो अब लगभग 2 हफ्ते से चल रही है, और संभावना है कि ये तब तक जारी रहेगी जब तक कोई शांति समझौता नहीं हो जाता। अब शांति समझौते की बात करें तो ऐसा लगता है कि ईरानी संयुक्त राज्य अमेरिका को एक और शांति योजना देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कल भेजी गई उनकी योजना को खारिज कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक ईरान कुछ दिनों में शांति का नया संशोधित प्रस्ताव पेश करेगा, जिसकी पाकिस्तान में मध्यस्थों को जल्द उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु वार्ता में देरी करने की पहले की योजना को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्री तेहरान में नेतृत्व से सलाह कर रहे हैं, लेकिन ईरान के शीर्ष नेतृत्व से संवाद कठिन और धीमा है। ये प्रक्रिया अभी भी बदल रही है और ईरान की नई शर्तों पर निर्भर है। सौभाग्य से कल विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संघर्ष विराम के बाद पहला साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार में वे बताते हैं कि ईरान से समझौते में क्या समस्याएं हैं। चलिए सुनते हैं। आप ईरानी सरकार के साथ समझौते में मुख्य बाधा किसे मानते हैं? देश को कट्टर शिया मौलवी चला रहे हैं, जो बड़ी बाधा है। साथ ही वे आंतरिक रूप से बहुत बटे हुए हैं और मुझे लगता है कि हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये और भी ज्यादा स्पष्ट है। ईरान को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि वहां एक राजनीतिक वर्ग है।
अब मुझे लगता है, देखिए, लोग मध्यमार्गियों और कट्टरपंथियों की बात करते हैं। ईरान में वे सभी कट्टरपंथी हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो समझते हैं कि उन्हें एक देश और उसकी अर्थव्यवस्था चलानी है, और कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो पूरी तरह से धर्मशास्त्र से प्रेरित हैं। कट्टरपंथी सिर्फ IRGC अधिकारी नहीं, बल्कि सर्वोच्च नेता और उनकी परिषद भी धर्मशास्त्र से प्रेरित हैं। क्या आपको लगता है मुस्तबा हमेदह, ईरान के नए सर्वोच्च नेता जीवित हैं? खैर, हमारे पास इसके संकेत हैं कि वे जीवित हैं। जाहिर है वे दावा करते हैं कि वे जीवित हैं। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वे नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो अनसुलझे सवाल हैं वे ये हैं, क्या उनके पास अपने पिता जैसी ही विश्वसनीयता है? आप जानते हैं, हमें पता है कि कई वर्षों से, कम से कम मुझे पता है कि कई वर्षों से ईरान में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक बहसें चल रही हैं। और क्या ये वंशानुगत आधारित होनी चाहिए या नहीं? क्या इसे ऐसा होना चाहिए? बहुत से लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। क्या उनके पास वास्तव में सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करने के लिए धार्मिक योग्यता है? क्या वे वास्तव में फैसले ले रहे हैं, या फिर कोई और है जो उनकी जगह खड़ा है, जो मूल रूप से 90% चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है और वास्तव में उनकी ओर से फैसले ले रहा है? हमें इन सवालों के जवाब नहीं पता। अब चीजें दिलचस्प हो रही हैं, खासकर सर्वोच्च नेता को लेकर। ईरान से मिली जुली खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले एक बड़े ईरानी शहर में IRGC के कार्यक्रम में युद्ध में मारे गए लोगों को समर्पित भित्ति चित्र पर नए सर्वोच्च नेता की तस्वीर लगाई गई थी। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला था, क्योंकि वह IRGC का कार्यक्रम था। फिर भी ईरान की आधिकारिक स्थिति है कि सर्वोच्च नेता घायल है और जीवित है। अब कल हमें वास्तव में उससे संबंधित थोड़ी और जानकारी मिली, और वह जानकारी हमें पुतिन से मिली। पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान इशारा किया कि उन्हें मोस्तबा हमेदी, जो नए सर्वोच्च नेता है और अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, से एक संदेश मिला है। उन्होंने कहा, सर्वोच्च नेता को उनके संदेश के लिए मेरा आभार और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं पहुंचाएं। अब मुझे लगता है कि यह एक लिखित संदेश था, न कि कोई कॉल या वीडियो कॉल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुतिन कहते कि कॉल के लिए धन्यवाद या कुछ ऐसा, न कि उनके संदेश के लिए मेरा आभार प्रकट करें। जो कि फिर से अगर ये मान ले कि कोई पत्र या ऐसा कुछ था, तो ये वाकई बहुत संदेह छोड़ता है कि सर्वोच्च नेता जीवित हैं या नहीं। कोई भी संदेश लिखकर दिखा सकता है कि वह सर्वोच्च नेता की ओर से है, जबकि हमने न उन्हें देखा है न उनकी आवाज सुनी है। खैर, रूबियो की ओर लौटते हैं। उनसे ईरानी प्रस्ताव पर भी सवाल किया गया, जिसमें ईरान ने कहा था कि पहले होर्मुज, जलडमरू मध्य और नाकेबंदी पर चर्चा करें, युद्ध खत्म करें, फिर आगे परमाणु मुद्दों पर बात होगी। ईरानी अधिकारी मानते थे कि परमाणु मुद्दा बड़ा नहीं है, पहले नाकेबंदी पर चर्चा करें, फिर उस पर बात करेंगे। ये है रूबियो की प्रतिक्रिया, सुनिए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने जलडमरू मध्य खोलने की पेशकश की, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत टालना चाहता है। क्या ये ट्रंप प्रशासन को मंजूर होगा? फिर से मैं राष्ट्रपति के इस मामले में फैसले के बारे में अटकलें नहीं लगाऊंगा। इतना कहना काफी है कि परमाणु मुद्दा ही वो वजह है जिसकी वजह से हम सबसे पहले इसमें शामिल हुए। अगर ईरान सिर्फ एक कट्टर देश होता जिसे कट्टर लोग चला रहे होते तो भी ये एक समस्या होती, लेकिन वे क्रांतिकारी हैं। असल में वे अपनी क्रांति का विस्तार करना और उसे निर्यात करना चाहते हैं, सिर्फ वही नहीं जो वे ईरान में करते हैं। यही वजह है कि वे हिजबुल्ला और लेबनान के साथ हैं। यही वजह है कि उन्होंने हमास का समर्थन किया है। यही वजह है कि उन्होंने इराक की मिलिशियाओं का समर्थन किया है। वे सिर्फ ईरान पर प्रभुत्व नहीं चाहते, वे पूरे क्षेत्र पर प्रभुत्व चाहते हैं। और सोचिए अगर उनके पास परमाणु हथियार हो। देखिए उन्होंने जलडमरू मध्य के साथ क्या किया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जलडमरू मध्य मूल रूप से एक आर्थिक परमाणु हथियार के बराबर है, जिसे वे दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे इस पर घमंड भी कर रहे हैं। वे तेहरान में होर्डिंग्स लगाकर दावा कर रहे हैं कि वे दुनिया की 25% या 20% ऊर्जा को बंधक बना सकते हैं। सोचिए अगर ऐसे लोगों के पास परमाणु हथियार हों तो वे क्षेत्र को बंधक बना सकते हैं। ये बात हमने चैनल पर भी कवर की है। सोचिए, एक देश जो अपने सहयोगियों पर हमला करने को तैयार है। कतर को ईरान का सहयोगी माना जाता था। ओमान आज भी निश्चित रूप से ईरान का सहयोगी है। इस्लामिक रिपब्लिक के नज़रिए से यह मायने नहीं रखता था, क्योंकि वे इस युद्ध को अपनी सत्ता और अस्तित्व के खतरे के रूप में देखते थे। इसलिए वे सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए पूरे क्षेत्र को जला देने के लिए तैयार थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने सहयोगियों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नागरिक टैंकरों और जहाजों पर भी हमला कर रहे हैं। ईरान ने मूल रूप से अपने शासन के अंत को देखकर जीवित रहने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया। सोचिए अगर ऐसे शासन के पास परमाणु हथियार हों तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रूबियो से पूछा गया
कि क्या ईरान समझौते को लेकर गंभीर है या वहां की नेतृत्व पागल हो गई है। उनका जवाब सुनिए। क्या आपको लगता है ईरानी लोग समझौते को लेकर गंभीर हैं? मुझे लगता है कि ईरानी लोग खुद को उस मुसीबत से बाहर निकालने को लेकर गंभीर हैं जिसमें वे फंसे हुए हैं। ईरान के पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं थीं। कुछ महीने पहले वहां दंगे हुए थे और ये आर्थिक दंगे थे। इस संघर्ष की शुरुआत से पहले ईरान के पास जो भी समस्याएं थीं वे अभी भी बनी हुई हैं और उनमें से ज़्यादातर अब और भी खराब हो गई हैं। और अब उनके पास आधे मिसाइल हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है और कोई नौसेना नहीं है। अगर समझौता न हो तो आगे क्या होगा? खैर, फिर से ये राष्ट्रपति का फैसला है। मैं सबसे पहले सभी को ये याद दिलाना चाहूँगा कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध असाधारण हैं, ईरान पर दबाव असाधारण है और मुझे लगता है कि और भी दबाव डाला जा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस संघर्ष के बाद पूरी दुनिया की आंखें ईरान द्वारा पेश किए गए खतरे के प्रति खुल गई हैं। अब यह समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां कैसे पहुंचा। इसका मतलब केवल 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अंदाजा लगाइए। क्या हमारा मल्टीपार्ट पॉडकास्ट आज रिलीज हुआ है जिसमें हम यही कर रहे हैं। अगर आप ईरान के इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे तो इसे जरूर सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।